हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहानी प्लस, जहां हम आपके लिए हर दिन कुछ नई कहानियां लेकर आते रहते हैं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। वृद्धा आश्रम के गेट पर कार रुकते ही बहू फूट फूट कर रोने लगी। माँ जी प्लीज़ आप घर वापस चलो। उसकी सिसकियों की आवाज़ में आगे की बात गुम हो गई थी। माँ जी ने अपनी बहू के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। बेटा तुम उदास मत हो, मैं कोई तुमसे रूठ कर थोड़ी ना वृद्धा आश्रम रहने आई हूँ। मुझे यहाँ अच्छा लगता है। नहीं माँ जी, मैं आपके बगैर वहाँ कैसे रहूँगी। मोहिनी कुछ नहीं बोली, केवल अपनी बहू के सिर पर को सहलाती रही। कार का दरवाज़ा अभिनव ने खोला था। उसने सहारा देकर अपने पिताजी को कार से बाहर निकाला, फिर पीछे बैठी अपनी माँ की ओर देखा। माँ उसकी पत्नी के सिर पर हाथ फेर रही थी और आरती बिलक बिलक कर रो रही थी। उसकी आंखें नम हो गई थी। माँ आप यहाँ कैसे रह पाएंगी? कुछ देर यहाँ घूम लो, फिर हम साथ वापस लौट चलेंगे। अभिनव ने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया था ताकि उसकी माँ उसके बहते हुए आंसुओं को ना देख सके, पर पिता की नज़रों से उसके आंसू कैसे छिप सकते थे। अभिनव तुम रो रहे हो? अरे हम तो यहाँ रहने आए हैं और कोई दूर भी नहीं है। जब मन करे यहाँ आ जाया करो। हम साथ में मिलकर यहाँ रह रहे बुजुर्गों की सेवा करेंगे। पर बाबूजी आप लोगों के बगैर हमें अपना ही घर काटने को दौड़ेगा। हम आपके बगैर नहीं रह सकते। अभिनव अपने पिता के कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। कुछ देर शांति छाई रही, फिर मोहिनी ने अपने पति का हाथ पकड़ा और वृद्धाश्रम के गेट से अंदर हो गई। उनके पीछे पीछे शिवानी और अभिनव उनका सामान हाथ में उठाए चल रहे थे। शिवानी माँ बाबूजी का सारा सामान अच्छी तरह से रख दिया था ना? हाँ, मैंने माँ जी से पूछकर सामान बैग में जमा कर दिया था। और वह माँ जी की दवाई? हाँ, वह भी कम से कम 2 महीनों के हिसाब से रख दी है। फिर जब आएंगे तो और लेते आएंगे। माँ बाबूजी को वृद्धाश्रम में छोड़कर लौटने से पहले अभिनव ने वृद्धाश्रम के मैनेजर से बात की और उन्हें बाबूजी की देखभाल करते रहने का अनुरोध किया था। वह कुछ पैसे भी उनके पास छोड़कर आया था। कभी ज़रूरत पड़े तो आप उन्हें दे देना, मेरा नाम बताए बगैर। मैनेजर अभिनव को श्रद्धा के भाव से देख रहा था। यहाँ जो भी बुजुर्ग आते हैं वे अपने बेटे और बहू द्वारा सताए हुए होते हैं, पर तुम तो बिल्कुल अलग ही हो अभिनव। मैं तो चाहता ही नहीं हूँ कि माँ और पिताजी यहाँ रहें। उनकी जिद के कारण उनको यहाँ लाना पड़ा। मालूम नहीं हमसे क्या अपराध हो गया है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैनेजर बोला, तुम लोग जाओ, मैं उनका ध्यान रखूंगा। अभिनव और शिवानी भारी कदमों से वृद्धाश्रम से बाहर निकले। वे चाहते थे कि लौटते समय एक बार और माँ जी से मिल लें, पर मोहिनी ने रोक दिया था। मोहिनी और सूरज जी आश्रम की खिड़की के झरोखे से अभिनव और शिवानी को लौटते हुए देख रहे थे। बहुत उदास हैं दोनों। हाँ मोहिनी, मगर हमने उन्हें छोड़कर कोई गलती तो नहीं की। पहली बार सूरज जी के चेहरे पर शिकन दिखाई दी थी। मोहिनी ने पलटकर अपने पति की ओर देखा। नहीं, हम कोई नाराज होकर थोड़ी ना आए हैं। जब हमें लगेगा कि यहाँ मन नहीं लग रहा तब हम अपने घर लौट चलेंगे। मोहिनी ने साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछते हुए कहा। सूरज जी कुछ नहीं बोले। वृद्धाश्रम आने का निर्णय
उनका ही था। वे ही तो इस आश्रम में आते जाते रहते थे। उनका मित्र सुजीत यहाँ रह रहा था। सुजीत को तो उनका बेटा ही आश्रम में छोड़ गया था। देखो पिताजी, आप हमारे साथ सूट नहीं होते, इसलिए आप यहाँ रहें। जितना खर्च लगेगा मैं देता रहूँगा। सुजीत उसकी ओर देख रहे थे। बेटा, इसमें सूट नहीं होता का क्या मतलब है? माँ बाप तो अपने बेटों को पालते ही इसलिए हैं कि वे उनके बुढ़ापे का सहारा बने। होता होगा, पर हम लोग आपके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। सुजीत कुछ नहीं बोला और चुपचाप वृद्धा आश्रम आने की तैयारी करने लगा। उन्होंने अपने मित्र सूरज जी को जरूर बताया था, यार अब हम मिल नहीं पाएंगे। सूरज जी को आश्चर्य हुआ, क्यों? मेरा बेटा मुझे वृद्धा आश्रम छोड़ रहा है। वृद्धा आश्रम पर क्यों? सुजीत कुछ नहीं बोला। सुजीत ने भी उसे नहीं रोका। देखो सुजीत, हम तो मिलेंगे ही, यहाँ नहीं तो मैं वृद्धा आश्रम आकर मिलूंगा। अरे नहीं सूरज जी, तुम्हारा बेटा तो हीरा है, हीरा। तुम उसके साथ एंजॉय करो। सुजीत की आंखें बरस रही थीं। बहुत छिपाने के बाद भी उनकी सिसकियां सूरज जी तक पहुंच चुकी थीं कि सूरज जी ने सुजीत से मिलने वृद्धा आश्रम जाना शुरू कर दिया था। वे दिन भर वहां रहते और सुजीत के साथ उसका दुख को हल्का करते, वहां रह रहे और वृद्ध जनों से भी मिलते। सूरज जी जब भी वृद्धा आश्रम जाते थे तो अपने साथ खाने पीने का कुछ न कुछ सामान लेकर ही जाते थे। सारे लोगों के साथ बैठकर खाते और मस्ती करते। सूरज जी को वृद्धा आश्रम में अच्छा लगने लगा था। कई बार वे अपनी पत्नी मोहिनी को भी लेकर जाते थे। अभिनव, मुझे कुछ पैसे दोगे? जी बाबूजी। कितना पैसे दूं? यही कोई 5 लाख। सूरज जी बोल पड़े। जी बाबूजी, मैं चेक कर दे दूं कि नगद दे दूं? सूरज जी को इस बात पर जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ था कि अभिनव ने उनसे यह नहीं पूछा कि इतनी सारी रकम की उन्हें क्या जरूरत आ पड़ी है। अभिनव कभी भी अपने पिताजी से कोई सवाल नहीं करता। वे जो कह देते उसे उनका आदेश मानकर तत्काल उसकी पूर्ति कर देता था। चेक दे दो बाबूजी। अभिनव ने तुरंत ही चेक काटकर उनके हाथों में थमा दिया। नालायक, यह तो पूछ लिया होता कि मुझे 5 लाख रुपए क्यों चाहिए। मैं आपसे भला कैसे पूछ सकता हूँ? आपको पैसे चाहिए तो कोई अच्छे काम के लिए ही चाहिए होंगे। हाँ, वह तो ठीक है, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। वहाँ एक वृद्धा आश्रम है ना, मैं वहाँ एक कमरा बनवा रहा हूँ। जी, यह तो अच्छी बात है बाबूजी। और पैसे चाहिए हो तो बता देना। अभिनव इससे अधिक कुछ और जानना भी नहीं चाहता था। अभिनव उनका इकलौता बेटा था। उन्होंने उसे खूब पढ़ाया लिखाया और उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। वे सरकारी अधिकारी थे तो शहर उनका ट्रांसफ़र होता रहता था, पर जब वे रिटायर्ड हुए तो अपनी जन्मभूमि में ही आकर रहने लगे। विजय को पढ़ाया तो बहुत, उसे इंजीनियर भी बना दिया, पर उसे नौकरी पर नहीं जाने दिया। उन्होंने उसके लिए बड़ा सा व्यापार खुलवा दिया। व्यापार अच्छा चल रहा था। उसकी शादी शिवानी से हुई। शिवानी बेटी बनकर ही घर आई। वे और मोहिनी भी उसे बेटी की तरह ही प्यार करते और शिवानी भी उन्हें सास ससुर न मानकर माँ पिताजी ही मानती थी। अभिनव अपनी दुकान चला जाता और माँ और शिवानी अपने में ही उलझे रहते तो सूरज जी अपने सुजीत के साथ अपना टाइम काटते थे। रात में सभी लोग एक साथ खाने की टेबल पर
बैठकर खाना खाते और दिन भर की गतिविधियों की चर्चा करते थे। ऐसा कभी कभार ही होता जब रात में खाने की टेबल पर सभी साथ न हों। बाबूजी और अम्मा आपके साथ बैठकर खाना ना खाओ तो पेट ही नहीं भरता। हाँ रे, बड़ा हो गया पर अभी भी छोटे बच्चे जैसा करता है। ले एक रोटी और ले। मोहिनी का लाड टपक पड़ा। नहीं अम्मा, अच्छा दे ही दो, नहीं तो आप नाराज हो जाओगी। माँ प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरती तो वह उनके आंचल से चिपक जाता। बाबूजी इस मामले में अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानते थे कि भले ही उनके एक ही बेटा है, पर वह बेटा श्रवण कुमार बनकर उनकी सेवा करता है। बाबूजी वृद्धा आश्रम में सुजीत के साथ ही अपना ज़्यादातर समय काटते थे। कई बार माँ भी उनके साथ वहाँ जाती। वृद्धा आश्रम में उनका मन लगने लगा। बाबूजी ने अभिनव से पैसे लेकर 2 कमरे बनवा लिए। एक कमरा तो उसने सुजीत को रहने के लिए दे दिया, पर दूसरा कमरा खाली ही था। उन्होंने वहाँ रह रहे वृद्धजनों से भी आग्रह किया, पर वे अपने अपने कमरों में खुश थे। वह कमरा बंद ही था। इस बंद कमरे को देखकर ही उनके मन में ये ख्याल आया कि क्यों न वे और मोहिनी वहाँ रहने लगे, और जैसे वे यहाँ सुजीत से मिलने आते जाते रहते हैं, वैसे ही वे वहाँ अभिनव से मिलने चले जाया करेंगे। उन्होंने अपने विचारों को मोहिनी के साथ ही साझा किया। यहाँ यह तो अच्छी बात है, पर अभिनव इसके लिए तैयार नहीं होगा, और वह मेरी बेटी, वह तो सारा घर अपने सिर पर उठा लेगी। माँ जानती थी कि बहू उनसे दूर नहीं रह सकती। वह आम बहुओं के जैसे थोड़ी ना है, जिनके लिए सास सिर दर्द होती हैं। बाबूजी भी इस बात को जानते थे कि ऐसा संभव नहीं है, पर प्रयास तो करना ही चाहिए। बाबूजी और माँ ने धीरे धीरे वृद्धाश्रम में अपनी उपस्थिति बढ़ा ली थी। कई बार तो वे रात वहीं भी रह भी जाते थे। अभिनव और शिवानी झुंझला जाते, पर वे कुछ बोल नहीं पाते थे। अभिनव और शिवानी को अपने माता पिता का व्यवहार कुछ अजीब सा लगने लगा था। शिवानी, कोई बात तो नहीं हो गई है? माँ बाबूजी आजकल वृद्धाश्रम में कुछ ज़्यादा ही समय दे रहे हैं। उसके स्वर में चिंता साफ झलक रही थी। नहीं तो अब यह तो सच है कि वे अब वहाँ कुछ ज़्यादा ही रुकने लगे हैं। शिवानी का स्वर भी उदास था। वे अपने माता पिता से कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। एक दिन उनके पिता ने ही उनसे कह दिया था, अभिनव, हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ दिनों के लिए वृद्धा आश्रम रहने चले जाएं। अभिनव के साथ शिवानी भी चौंक गई। अरे बाबूजी, हमसे कोई गलती हो गई क्या? उसका चेहरा रुआंसा सा हो गया था। नहीं, तुम तो मेरा बेटा है, तुझसे गलती हो ही नहीं सकती, और हो भी जाए तो उसके लिए मेरे हाथ में डंडा है ना। बाबूजी जानते थे कि वे जब भी इस बात को कहेंगे तब ही अभिनव की प्रतिक्रिया ऐसी ही आएगी। फिर बाबूजी, आप वहाँ क्यों जाना चाहते हैं? अपने बेटे को छोड़कर? अपने बेटे को कैसे छोड़ सकते हैं? वहाँ केवल इसलिए जा रहे हैं ताकि हम जैसे लोगों के साथ अपना समय काट सके। हमें वहाँ बहुत अच्छा लगता है, इस कारण से भी। यह बात क्या हुई बाबूजी? तुम नहीं समझोगे। इतना समझ लो कि हमने तय कर लिया है कि हम वहाँ जाएंगे। माँ को क्यों ले जा रहे हैं आप? इस उम्र में मैं अपनी पत्नी से कैसे दूर रह सकता हूँ? हम दोनों जाएंगे। अब इस पर और कोई बात नहीं होगी। जानबूझकर बाबूजी ने जोर से बोला था ताकि वे अपने बेटे के प्रश्नों से बच सकें। उनके पास
उन प्रश्नों का कोई उत्तर भी नहीं था। अभिनव की आंखों से आंसू बह निकले। बहू तो भाग कर अपने कमरे में ही जा सिसक सिसक रो रही थी। उसकी सिसकियों की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। अभिनव और शिवानी अपने माता पिता के निर्णय को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने उन्हें बहुत समझाया भी, पर वे नहीं माने तो अंततः उन्हें कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं कि संभावनाओं के साथ वृद्धा आश्रम छोड़ आए थे। बाबूजी और माँ जानते थे कि अभिनव के लिए ऐसा करना कठिन होगा, पर उनके पास और कोई भी दूसरा विकल्प भी नहीं था। वे अपने बेटे और बहू के साथ रह तो बहुत अच्छी तरह से रहे थे। बेटा और बहू उनकी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे, पर इसके बाद भी वे एकाकी बने हुए थे। अभिनव से वे सीमित ही बात कर पाते थे और अभिनव भी उनसे ज़्यादा कुछ बोलता नहीं था। अमूमन यही स्थिति माँ की भी थी। वृद्धा आश्रम में उनका एकाकीपन दूर हो जाता था। वहाँ वे बहस कर लेते, लड़ लेते और मस्ती भी कर लेते थे। उन्होंने अपना सारा जीवन जिस शाही अंदाज में व्यतीत किया था, वैसे जीवन से वे निराश हो चुके थे। बाबूजी और माँ को वृद्धा आश्रम में रहते हुए 1 साल से अधिक का समय हो गया था। अभिनव और शिवानी नियमित उससे मिलने आते थे और कई बार वे फेस्टिवल पर उन्हें घर भी ले जाते थे। आपके बिना तीज त्योहार अच्छे नहीं लगते, आपको चलना ही पड़ेगा। बहू की जिद के आगे माँ समर्पण कर देती और वे 1-2 दिन के लिए घर चले जाते, पर तुरंत ही लौटकर वापस आश्रम आ जाते थे। उनका मन आश्रम में अच्छी तरह लग चुका था। वे यहाँ मुक्त भाव से रहते थे। अभिनव और शिवानी ने भी धीरे धीरे अपने आप को ढाल लिया था। आज ही वृद्धाश्रम के मैनेजर ने बताया था कि शिवानी बाथरूम में फिसल गई है और उसके पैरों में प्लास्टर चढ़ा है। यह सुनते ही माँ की आंखों से आंसू बह निकले। अरे, अभिनव ने बताया ही नहीं। उनकी नाराज़गी अपने बेटे के प्रति बढ़ रही थी। ऑटो उनके मकान के सामने आकर रुक गया था। ऑटो से सबसे पहले बाबूजी उतरे, फिर माँ। दोनों कुछ देर तक अपने मकान को यूं ही देखते रहे। बहुत दिनों के बाद वे अपने घर आए थे। उनके हाथ में केवल एक ही थैला था। गेट को पार कर जैसे ही वे अंदर के कमरे में पहुँचे, उन्हें शिवानी बेड पर लेटी दिखाई दे गई। माँ ने बहू को निहारा। शिवानी कुछ दुबली लग रही थी। उसके पैर में बंधा प्लास्टर दिखाई दे रहा था। माँ का वात्सल्य उमड़ आया। बहू, उसकी आवाज़ में अपनत्व भरी मिठास थी। शिवानी को झपकी लग गई थी, पर उसने कदमों की आहट को सुन लिया। पर जैसे ही उसके कानों में बहू शब्द गूंजा, वह हड़बड़ा गई। यह तो माँ जी की आवाज़ है। उसने झट आंखें खोल ली। माँ जी को अपने सामने खड़ा देखा तो उसकी आंखें बरस गई। उसने उठने की कोशिश की। रहने दो बहू, सोई रहो। माँ उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। कैसी हो बिटिया? अब की बार बाबूजी ने उसे पुकारा था। बाबूजी, शिवानी की सिसकियाँ भरी आवाज़ कमरे में गूंज गई। अभिनव शायद अंदर था। वहीं उसने शिवानी की सिसकने की आवाज़ सुनी थी। वह दौड़कर बाहर आया तो अपने सामने पिताजी और माँ को देखा। अम्मा, बाबूजी, वह उन से लिपट गया। बाबूजी उसे अपने सीने से लगाए उसके सिर पर हाथ फेर रहे थे और माँ शिवानी के सिर को सहला रही थी। अबे नालायक, जब बहू के पैर में फ्रैक्चर हो गया, इसकी सूचना भी तुमने मुझे देना जरूरी नहीं समझा? बाबूजी की आवाज़ में कठोरता थी। हाँ बेटा, तुझे हमें बताना चाहिए था।
यह तो तेरी गलती है। माँ का स्वर भी नाराजगी भरा था। क्या करूँ बाबूजी, अब मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता था। आपको देखकर आपको दुख होता, यह सोचकर आपको नहीं बताया। यह तो गलत है बेटा। मैं घर से भले ही दूर चला जाऊंगा, पर तुम लोगों से अपने से ही हमें दूर करने में लगे हो। बाबूजी का स्वर भीग गया था। बहुत देर तक दोनों सुख दुख की बातें करते रहे थे। सुनो बेटा, अब मोहिनी जब तक बहू के पैर का प्लास्टर नहीं उतर जाता तब तक यहीं रहेंगी, और मैं कल सुबह ही आश्रम चला जाऊंगा। आप भी क्यों नहीं रुकते यहाँ? वैसे भी आपने बोला था कि आप कुछ दिनों के लिए ही आश्रम जा रहे हैं। अब तो बहुत दिन हो गए हैं बाबूजी। नहीं बाबूजी, अब हम आप लोगों को नहीं जाने देंगे। अभिनव ने जोर से बाबूजी को जकड़ लिया था। देखो बेटा, आश्रम तो हमको जाना ही होगा। हमने वहाँ का कमरा थोड़ी न छोड़ा है। वैसे भी वहाँ रह रहे सभी लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। पर मोहिनी अभी कुछ दिन यहीं रहेगी, बहू के स्वस्थ होने तक। अभिनव कुछ नहीं बोला। वह जानता था कि बाबूजी उसकी बात नहीं मानेंगे। सुबह जल्दी ही बाबूजी अपना थैला उठाकर आश्रम की ओर चल दिए थे। जाते जाते मोहिनी को बोल गए, देखो बहू के स्वस्थ होते ही तुम आ जाना। वहाँ तुम्हारे बगैर मेरा मन नहीं लगेगा। शिवानी के गालों में लालिमा दौड़ गई थी और सब खुश हो गए थे। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।